हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन की परिभाषा, उनके प्रकार और उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इन सब के बारे में हम लोग जो है एक एक करके देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन सबको जो है यहाँ पे बनाया गया है और आपको जो है इससे बाहर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक पोर्शन में आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्यंजन की परिभाषा के बारे में। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? हमारे वर्णमाला में जो है हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वो अकेला जो होता है वो कैपेबल नहीं होता बोलने के लिए। तो जब भी हम लोग उसको बोलते हैं तो बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं। ऐसे वर्णों को हम लोग व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या जो है कुल जो है 33 होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं देखता हूँ क को, तो जब भी मैं क का उच्चारण करता हूँ तो क के साथ आपका अ आता है ना। अगर मैं व्यंजन के रूप में इसे क के लिखता हूँ तो क और क के नीचे हम लोग इसको क्या लिखते हैं? हलंत के रूप में लिखते हैं। और ये जो आपका पूर्ण का होता है जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं वो आपके का व्यंजन और आपके आ का जो है मेल होता है। उसी तरह से खा ग घ जितने भी आपके व्यंजन हैं, टोटल 33 के 33 जो व्यंजन हैं, उन सब को उच्चारण करते समय जो है हम लोग किसी न किसी व्यंजन स्वर की जो है सहायता लेते हैं। और जब भी हम लोग व्यंजन को खाली व्यंजन के रूप में लिखते हैं तो उसके लिखने के पश्चात उसको जो है हम लोग हलंत लगा देते हैं। थोड़ा सा जो है आपका जो है ये चिन्ह लगता है। तो ये कहलाता है आपका व्यंजन। आगे है आपका व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन को जो है टोटल 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। टोटल 3 प्रकार में सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिसको उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो है किसी न किसी भाग में हमारा जीभ स्पर्श करता है ना। तो जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख का कोई ना कोई भाग हमारे जीभ के द्वारा जो है स्पर्श होता है। इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी कुल जो संख्या होती है वो होती है 25। तो इनको जो है 5 अलग अलग वर्गों में अलग से और विभाजित किया गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका क वर्ग। क वर्ग में आपका जो है रखा गया है क ख ग घ अंगा को। च वर्ग में आपका रखा गया है च छ ज झ इया को। ट वर्ग में आपका रखा गया है ट ठ ड ढ न को। त वर्ग में रखा गया है त थ द ध न। साथ ही प वर्ग में रखा गया है आपका प फ ब भ म। तो हर एक वर्ग में आपका जो पहला सदस्य होता है उसी के नाम से उसके वर्ग का नाम लिखा गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो है कि किस भाग को स्पर्श करता है। तो हमारा जो क वर्ग होता है वो हमारे गले को स्पर्श करता है। वो डायरेक्ट हमारे गले से ही बाहर निकलता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं क ख ग घ अंगा, तो ये हमारे जो है कंठ को स्पर्श करता है। दूसरा च वर्ग जो होता है वो हमारे तालु को स्पर्श करता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारा तालु कौन सा है ना। तो दांत का हल्का सा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका तालु कहलाता है। और इसको सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये है कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो या फिर कहीं भी आप बैठे हो तो आपको पूछा जाए कि कौन सा भाग जो है आपका तालु है या फिर कौन सा वर्ण जो है आपका तालु वर्ण है, मूर्धा वर्ण है, दंत वर्ण है, तो आप इन सबको एक एक बार उच्चारण कर लीजिए। सबको एक एक बार उच्चारण करने पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है कहाँ से जो है निकल रहा है, कौन सा वर्ण। आप चा को बोलोगे और चा के साथ साथ इन वर्गों के सारे जो है वो वर्णों को बोलोगे तो आपका एक ही जगह में आपका स्पर्श करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तालु वर्ण है। ठीक है। जैसे ही मैं मूर्धा वर्ण की बात करता हूँ तो मूर्धा वर्ण में आप बात करके देखिए ट ठ ड ढ न। तो जैसे ही हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारा जो
आपका जीभ होता है ना, हमारा जिह्वा जो होता है वो हल्का सा ऊपर उठता है और जो तालु के थोड़े से ऊपर वाले भाग को टच करता है ना। तो जैसे ही उच्चारण करोगे, उच्चारण करते समय ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला भाग तालु है, ये वाला भाग मूर्धा है, ये वाला भाग दंत है और ये वाला भाग ओष्ठ है। तो जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन आता है, सारे के सारे ऑप्शन को आप जो है उच्चारण करके देखिए अपने मन में। उच्चारण जैसे ही करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा वर्ण जो है आपके कौन से वर्ग में आता है या कौन से जो है भाग को स्पर्श करता है। वैसे ही त वर्ग जो है हमारे दांत को स्पर्श करता है, त थ द ध न। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सबसे इजी होता है आपका प वर्ग, है ना। जब भी आप लोग प वर्ग की बात करते हैं, प फ ब भ म, तो आप लोग ट्राई कीजिए, आपका जब तक दोनों होंठ जो है नहीं मिलेगा तब तक प वर्ग का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या होती है 25। अगला है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन आपका ऐसा व्यंजन होता है जिसको उच्चारण करते समय तो हमको लगता है कि आपके जो है जीभ, तालु, दांत, होंठ इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है, लेकिन जो है वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता, है ना। लगेगा जरूर कि स्पर्श कर रहा है, परंतु वो स्पर्श नहीं करता। और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है ना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, जिसमें आपका है य, र, ल और व। ये है आपके अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तीसरा व्यंजन के प्रकार है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपका ऐसा व्यंजन है जिसको उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है वो घर्षण के साथ निकलती है ना। तो जैसे ही आप इसका उच्चारण करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा जो है दबाव पड़ रहा है आपके मुख में, और आपका हवा जो है वो थोड़ा सा घर्षण के साथ बाहर निकलता है। इनमें जो है इनकी संख्या भी टोटल 4 होती है, जिसमें आपका श, श, स और ह। तो जैसे इनका उच्चारण करते हैं वायु थोड़ा सा जो है घर्षण के साथ निकलता है, श, श, स और ह। ये है आपके ऊष्म व्यंजन। तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 आपके जो है ऊष्म व्यंजन हो गए, और यहाँ से टोटल आप काउंट करोगे तो हो गए आपके 33। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब इसके साथ साथ ही और आपके व्यंजन पाए जाते हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ये है आपका संयुक्त व्यंजन। अगला व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन होते हैं। ऐसा व्यंजन जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिले हुए होते हैं और साथ ही एक स्वर भी होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 व्यंजन और एक स्वर मिलके आपका संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या भी आपका 4 होता है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका छ जो होता है वो क और श से मिलके बना हुआ है ना। त जो होता है त्र जो होता है त और र से मिलके बना हुआ है। ज्ञ जो होता है ज और इ से मिलके बना हुआ है। और श्र जो होता है आपका श और र से मिलके बना हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन व्यंजनों में आपका जो है 2 व्यंजन दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक व्यंजन जो होता है उसमें जो है स्वर नहीं होता, और दूसरा व्यंजन जो होता है उसमें स्वर होता है ना। जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उसमें पहला व्यंजन में आपका जो है स्वर की सहायता नहीं ली जाती, दूसरे व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। त्र में आपका ता में आपका जो है क्या होगा? आपका व्यंजन ही होगा। लेकिन अब जैसे ही आप रा बोलेंगे तो उसमें पूरी तरह से व्यंजन और स्वर भी होता है। तो इस तरह से आपका संयुक्त व्यंजन भी 4 हो गया। अगला है आपका द्विगुण व्यंजन, है ना। उच्छिप्त व्यंजन जिसको बोलते हैं, और साथ ही द्विगुण व्यंजन भी इसको बोला जाता है। तो ये किसे कहते हैं? तो हमारा द्विगुण व्यंजन जो होता है वो ऐसा व्यंजन है जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय वो जो है हल्का सा मूर्धा को टच करेगा, और टच करने के बाद तुरंत जो है वो नीचे आ जाता है हमारा जीभ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए, है ना। स्पर्श करेगा तुरंत नीचे आ जाएगा। इसकी संख्या होती है 2। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। और ये है आपके अड़ा और अड़ा। तो अड़ा और अड़ा जो होता है ये जो है संस्कृत में नहीं थे,
इसको जो है संस्कृत, जब भी हम लोग, हमारा संस्कृत जो भाषा था, संस्कृत भाषा में आपका अड़ा और अड़ा नहीं था। इसको जैसे ही हिंदी में विकसित हुआ, तो हिंदी में विकसित होने के साथ साथ जो है इसको नया जो है वर्ण, अब यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो हमारे संस्कृत में नहीं थे, जिसको हिंदी में लिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अड़ा और रा, है ना। अड़ा अड़ा जो दोनों होते हैं ये आपका जो है संस्कृत में नहीं था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से जो है आपका अगला व्यंजन है द्वित्व व्यंजन, और द्वित्व व्यंजन के बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा व्यंजन का समूह जिसमें दो व्यंजन एक साथ आते हों, है ना, एक ही व्यंजन जो है वो दो बार आते हो। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं पक्का, तो पक्का जैसे लिखे तो यहाँ पे का और का जो है एक साथ जो है रिपीट हो रहे हैं, है ना। कच्चा, तो कच्चा जब लिखते हैं तो चा और चा जो है दो बार रिपीट होता है। तो एक ही व्यंजन वर्ण जब दो बार रिपीट होता है, जिसमें एक व्यंजन जो होता है उसमें आपका स्वर की सहायता नहीं होती, मतलब आधा होता है, और दूसरा व्यंजन वर्ण आपका क्या होता है, पूर्ण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग द्वित्व व्यंजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले जो है पूछा भी जा चुका है। तो पक्का, कच्चा, चम्मच, पत्ता, ये सारे के सारे उदाहरण क्या हैं, द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। और ऐसे ही आपको अगर जो है दो व्यंजन वर्ण, आपको जो है एक ही व्यंजन वर्ण दो बार मिलता है, तो आप पहचान लीजिए कि ये कौन सा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है। तो अगला है आपका श्वास की मात्रा के आधार पे जो है इसको वर्गीकरण किया गया है। श्वास की मात्रा के आधार पे जो है हमारे व्यंजन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आपका अल्प प्राण। सबसे पहला कौन सा है, अल्प प्राण। अल्प प्राण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपका जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अल्प प्राण जो है किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय आपकी वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है ना। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय आपकी वायु जो है बहुत कम मात्रा में निकलती है, उन वर्णों को हम लोग जो है अल्प प्राण कहते हैं। अब इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद करके रख लीजिए कि अल्प प्राण में वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो ये सिर्फ व्यंजन के लिए नहीं है, ये स्वर भी ऐसे होते हैं जिसमें अल्प प्राण भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। हम लोग पहले जो है स्पर्श व्यंजन में 5 भाग पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें क वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ये सारे पढ़े हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जिसको आपको जो यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। साथ ही साथ हमारा अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो भी आपका अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण में आपके क्या आएंगे, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अगला है आपका महाप्राण। अब महाप्राण क्या है, महाप्राण आपका ऐसा वर्ण है जिसको उच्चारण करते समय वायु बहुत अधिक मात्रा होती है ना, वायु बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, तो ये कहलाते हैं आपके महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण जो होता है वो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। तो आपके महाप्राण में हर वर्ण का दूसरा, चौथा जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। और साथ ही साथ जो है आपका उष्म वर्ण जो होता है वो भी महाप्राण है। तो आप जो है उच्चारण करके ही देख लिए, श, श, स और ह। तो जब भी उच्चारण करते हैं वायु थोड़ी सी अधिक मात्रा में निकलती है, तो ये कहलाते हैं आपके महाप्राण। अगला है आपका स्वर तंत्रिकाओं की स्थिति के आधार पे जो है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रिकाओं की जो है स्थिति के आधार पे इसको दो वर्णों में बांटा गया है। पहला है जिसको हम लोग सघोष बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं पे संघोष भी बोला जाता है, और दूसरा है इसको अघोष बोलते हैं। तो सघोष और अघोष, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सघोष के बारे में। तो सघोष क्या है, जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय आपकी जो स्वर तंत्रिका है अगर वो कंपन करती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं।
व्यंजन का उच्चारण करते समय जब हमारी स्वर तंत्रिकाएं जो है कंपन करती है वो कहलाता है सघोष, है ना। तो हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका अंतिम 3 व्यंजन, है ना, अंतिम 3 व्यंजन जो होता है वो सघोष होता है। साथ ही साथ आपका य र ल व और ह ये आपके सघोष हैं। अंतिम 3 कौन कौन से? क ख ग घ और अंग में से आपके अंतिम 3 कौन होगा? ग घ और अंगा, है ना। तो ये अंतिम 3 जो होते हैं ग घ अंगा, वैसे ही च वर्ग में भी आपका जो होता है च छ को छोड़ के आपके बाकी जो लास्ट के 3 हैं वो आपके सघोष कहलाते हैं, और आपके जो है य र ल व और ह जो है वो सघोष कहलाते हैं। अगला है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क ख को छोड़ के आपका ग घ और अंगा जो है वो आपका सघोष है। अगला है आपका अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन सा व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन आपके वे व्यंजन हैं जिसको उच्चारण करते समय आपकी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, है ना। जिसको उच्चारण करते समय आपके स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो हर वर्ण का आपका पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा हुआ है, क ख ग घ अंगा जो है क वर्ग के हैं, तो इसमें क और ख जो हैं आपके क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। साथ ही साथ आपके श श और स जो हैं ये भी आपके अघोष व्यंजन में आते हैं। इनके उच्चारण करते समय आपके स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। अब देखते हैं गाइस, हम हिंदी वर्णमाला में टोटल जो है 52 अक्षर होते हैं, तो 52 अक्षर जो हैं कैसे होते हैं? तो हमारे पास हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 होते हैं, जिसमें से आपके 11 तो स्वर होते हैं, है ना। 33 आपके व्यंजन हो गए, इसमें से 4 आपके क्या कहलाए? आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। 2 आपके क्या हो गए? ये आपके स्वर हैं, है ना। ये आपके व्यंजन हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, और यहाँ पे आपके 2 होते हैं वो आपके द्विगुण व्यंजन हैं। साथ ही साथ आपके 2 आपके जो हैं अयोगवाह भी होते हैं, है ना, जो कि स्वर में नहीं आते। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर जो हैं 11 होते हैं, 2 जो होते हैं वो आपके अयोगवाह होते हैं। अब इन सभी को हम लोग जब जोड़ते हैं तो हमारा जो है टोटल जो है वर्ण होता है वो 52 वर्ण होते हैं। यहाँ से 33 और 11 आपका क्या होगा? 44 होगा। 44 और 4 48, 48 और 2 50, और 50 और 2 कितने हो गए? 52। तो इस तरह से टोटल हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, और इन 52 वर्णों में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आपके जो है द्विगुण व्यंजन, और 2 आपके अयोगवाह होते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में 52 जो है कितने क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। चलिए आइए कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पुराने जो है आपके क्वेश्चन जो है क्या क्या आए हुए थे, और क्या क्या आपके आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन जो है आपके व्यापम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला है आपका, उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन आपके जो है अभी रिसेंटली जो है शिक्षक का जो है आया हुआ था, अतिथि शिक्षक का, उसमें पूछा गया था उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या जो होती है वो 45 होती है, और ध्यान रखने वाली बात है लेखन के आधार पे जो है वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। तो इसमें जो है शायद मॉडल आंसर जो आया हुआ था, उस मॉडल आंसर में उच्चारण के आधार पे जो है 52 को जो है सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है उच्चारण के आधार पे आपका जो है वर्णों की संख्या 45 होती है, और लेखन के आधार पे आपके वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे 45 और जो है 52 जो है ये अलग अलग बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप ल्यूसेंट का बुक उठा के देखेंगे तब भी आपका 45 दिया हुआ है। अगर आप पीएससी का बुक उठा के देखेंगे, पीएससी के बुक में भी उच्चारण के आधार पे 45 दिया हुआ है। साथ ही लेखन के आधार पे आपका जो है पीएससी और ल्यूसेंट के बुक में आपका 52 जो है वर्णमाला दिए हुए हैं। साथ ही आपके जो है हिंदी के जो है आपके स्कूल में जो बंटने वाले आपके जो है बुक होते हैं उसमें भी आपके जो है लेखन के आधार पे 52 वर्णमाला दिया गया है। तो इस आधार पे इसका आंसर जो है यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं?
तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे कुल व्यंजन पूछा गया है ना। तो इसमें आपका हिंदी में कुल जो है 29 व्यंजन होते हैं, है ना। 29 व्यंजन कैसे, 33 तो हमारा व्यंजन हो गया, 4 हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया, और 2 हमारा जो है उद्दीप्त व्यंजन, जिसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, है ना। तो हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं, जिसमें 33 हमारा व्यंजन जो होता है वो मानक व्यंजन है, जिसमें से 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं और 2 जो होते हैं वो आपके द्विगुण व्यंजन हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी जो है किया हुआ है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही जो है जानकारी के लिए आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।